किसी भी चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या उसकी मैनेजमेंट के मामले में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके जो गोल्स रखे जाते हैं, जो टारगेट्स रखे जाते हैं, वो टारगेट्स किस बेस पे रखे जाते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं प्लानिंग में। फिर प्लानिंग के अंदर एक और टर्म यूज़ होती है जिसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है। और ये तमाम चीज़ें यानी जो प्लानर्स होते हैं वो किस तरह से प्लान बनाते हैं, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से उनको एनालाइज करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इन दोनों को कंबाइन करके कंक्लूड कर देंगे। इसमें जनाब जो पहली डेफिनेशन हमारे सामने आती है फिफनर की तरफ से वो क्या है कि अ रैशनल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर। यानी वो ये कहता है कि प्लानिंग एक इस तरह का प्रोसेस है, एक रैशनल प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे ह्यूमन बिहेवियर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिहेवियर्स कौन कौन से होते हैं? थिंकिंग है, एक चीज़ है जिसको आप थिंक करते हैं, सोचते हैं रैशनली। एक प्रोसेस आपका होता है जिसे हम फीलिंग कहते हैं, जिसका ताल्लुक आपके पैशन से होता है या इमोशन से होता है, वो चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। तो ये सारे के सारे ह्यूमन बिहेवियर मिलजुल कर जब एक ख़ास किस्म का, आप यूँ कह सकते हैं कि रास्ता तलाश करते हैं किसी चीज़ की तरफ कि कैसे उसकी तरफ हमने मूव करना है, तो इसको प्लानिंग कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से हम ये कहते हैं कि प्लानिंग क्या है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू अचीव द प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। जब बात ऑर्गेनाइजेशन की आ जाएगी तो उसमें प्लानिंग का एक ही मकसद है और वो ये है कि जो आपके प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रही है उसको अचीव कैसे किया जाएगा, उसकी तरफ कैसे प्रोसीड किया जाएगा। इसके लिए हम टू फोल्ड्स अप्रोच को स्टडी करते हैं। पहला क्या है? पहला इसमें स्टेप क्या है कि डिस्क्राइब द रियलिटी फ्रॉम द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिटरमिन द फ्यूचर। यानी मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, आप उसको डिटरमिन करते हैं और उसके हिसाब से फ्यूचर फॉरकास्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि जैसे हनी है। अब हनी मार्केट में आप ये देखेंगे कि कितने डीलर्स हैं जो उसमें डील कर रहे हैं। इस वक्त जो कंट्री की कंडीशन है वो क्या है, हनी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन सा सीज़न है जिसमें ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इन तमाम चीज़ों को, प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसको सामने रख के फिर आप फ्यूचर डिटरमिन करेंगे। ये हो गई पहली अप्रोच। जो दूसरी अप्रोच है वो क्या है कि दिस इज़ अ क्रिएटिव अप्रोच। It means that we should imagine the future according to our expectation and attempt to adjust the present reality to imagined state। ये जो दूसरी सूरत हाल है ये होती है कि आप प्रेजेंट की बेस पे फ्यूचर को नहीं डिटरमिन करते, आप इमेजिन करते हैं अपने माइंड में कि दिस शुड बी द फ्यूचर और फिर आप प्रेजेंट के अंदर उसके हिसाब से तब्दीलियां पैदा करते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है अगर उसके लिए इस वक्त मार्केट नहीं है या सीज़न की वजह से कोई परेशानी है या कंपटीशंस की वजह से बात नहीं बन रही है, तो हमने नहीं फैसला करना कि जी प्रेजेंट की बेस पे फ्यूचर तय करें। हमने फ्यूचर डिटरमिन करना है। हमने कहना है कि हमारा फ्यूचर ये होना चाहिए और फिर उस तक पहुँचने के लिए हमने प्रेजेंट में जो जो तब्दीलियाँ पैदा करनी है वो तब्दीलियाँ होनी चाहिए। तो ये वो टू फोल्ड अप्रोच है जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इससे आगे सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सिस्टमैटिक एफर्ट टू प्रोड्यूस बेसिक डिसीजंस एंड एक्शंस विच क्रिएट एंड मैनेज टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक सिस्टमैटिक एफर्ट होती है। सिस्टमैटिक एफर्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है और उनके ज़रिए से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं जो हमने पहले से डिटरमिन कर रखी होती है कि इसका ये मकसद है। अब ये आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी जब आप ये देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो किस किस लेवल पे हो रही है। हम अपर लेवल से शुरू करें। अगर हम अपर लेवल से शुरू करें तो हम ये देखेंगे कि एक नेशनल लेवल पे प्लानिंग होती है, प्रोविंशियल लेवल पे होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है, डिपार्टमेंट के लेवल पे होती है, यूनिट लेवल है और फिर पर्सनल है। ये 6 टाइप्स हैं जो इसी हायरार्की में आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो इन सब पे हो रही होती है। अब इसमें पहले नंबर पे जो है वो है जी नेशनल लेवल पे प्लानिंग, जिसमें आपने देखा होगा कि नेशनल लेवल पे प्लान करने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। जैसे हमारी SPD काम कर रही होती है, यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन।
वो ये देखते हैं कि नेशनल लेवल पर कंट्री को किस किस्म के थ्रेट्स हैं और उन थ्रेट्स को किस तरीके से हमने काउंटर करना है। इसके लिए जो प्लान बनाया जाता है और जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है, इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। इसी तरीके से प्रोवेंशियल लेवल पे, तो प्रोवेंशियल लेवल पे ये देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। फिर इसी तरीके से ये हायरार्की जो है करते करते पर्सनल मैनेजमेंट तक आ जाती है और पर्सनली हर इंसान अपनी जगह पर एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर होता है। वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को किस तरीके से मैनेज कर रहा होता है, हाउस होल्ड्स को किस तरीके से लेके चल रहा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में निज़ाम कैसे चल रहा है, जॉब और उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आप देखेंगे तो प्लानिंग इनके अंदर होती है। इसी को हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं फॉर एन इंडिविजुअल। अब जी आपकी अगली हेडिंग ये है कि जो प्लानिंग है इसके ऑस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें नंबर 1 है कंट्रीब्यूशन टू पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। पहली बात यह है कि आप क्यों प्लान करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटकम क्या होगी। ये जो प्लान आपने तैयार किया है इसके नतीजे में आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंस इन मैनेजेरियल टास्क। ये जो आपके मैनेजेरियल टास्क होते हैं, जहाँ भी होते हैं, घर में होते हैं, जॉब पर होते हैं, इनको कितना आप एलिगेंट तरीके से, कितना प्रॉपरली मैनेज करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड है। नंबर 3 एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान्स। इसका जो तीसरा एस्पेक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्लान कितना एफिशिएंट है और कितना इफेक्टिव है। एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस में क्या फ़र्क होता है। एफिशिएंट वो प्लान होता है कि जो कम टाइम के अंदर अंदर प्लान एग्जीक्यूट कर लिया जाए, और इफेक्टिवनेस ये होती है कि उसकी जो आउटकम है वो भी आपके सामने आ जाए। उसके बाद जनाब इसका जो चौथा एस्पेक्ट है वो ये है कि एवरी प्लान मस्ट कंट्रीब्यूट, यानी जो भी प्लान बनाया जा रहा है, हर इंडिविजुअल जो अपनी अपनी सतह पे बना रहा है उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट जो काम कर रहा होगा वो अपने तौर पे जो प्लानिंग करेगा उसका जो टोटल आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रीसीड्स ऑल अदर मैनेजेरियल टास्क। ये जो प्लानिंग है इसकी इंपॉर्टेंस बाकी तमाम मैनेजेरियल टास्क से ज़्यादा है। जाहिर है कि ये रैशनली भी ये बात समझने वाली है कि प्लानिंग जो है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे पहले आप प्लान करेंगे उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर क्या है कि जी प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने मैनेजर होंगे जाहिर है ऑब्वियसली उन सब ने मैनेजमेंट करनी होगी। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि इट शुड अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। यानी प्लान उस वक्त तक आपका कामयाब नहीं हो सकता, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये एग्जीक्यूटेबल है जब तक उसमें ये बेसिक फिनोमिना ना हो कि वो कम से कम इनपुट ले और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। अब जनाब जो अगली हेडिंग है वो ये है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी हैं। तो उनमें नंबर 1 आ जाती है पर्पस और मिशन। पर्पस और मिशन का मतलब ये होता है कि ये वो प्लान होता है आपका जो ये बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई गई है और कौन सा मकसद है जिसके लिए ये काम कर रही है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव और गोल। ऑब्जेक्टिव और गोल में ये बताया जाता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट इज़ आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब इसमें कन्फ्यूजन जो होती है वो क्या है कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन जिस मकसद के लिए बनाई गई है वही आपका ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मकसद के लिए बनाई जाती है लेकिन लेटर ऑन उसमें मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। तो उस सूरत में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त जो आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं इसका फ़िलहाल गोल क्या है और वो कैसे अचीव किया जाएगा, उसके लिए इनके पास क्या प्लान है। नंबर 3 है स्ट्रेटजीज़। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो यहाँ पे अप्लाई की जा सकती हैं। सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द सर्टन फ्रेमवर्क आप किस किस्म की स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजीज़ को आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ये आपका एक ग्रैंड प्लान होता है या लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि हमने किस तरीके से मूव करना है। पॉलिसीज़ होती हैं जिसको आप कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिसीजन मेकर्स। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो किसी न किसी सेट ऑफ रूल्स के तहत या पॉलिसीज़ के तहत काम कर रही होती है। ये जो पॉलिसी होती है ये डिसीजन मेकर की जुरिस्डिक्शन होती है कि उसने इसी के अंदर रह रह के सारा काम चलाना होता है। और उसके बाद है प्रोसीजर्स क्या होते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि आपने जो प्लान कर लिया है, आपने जो स्ट्रेटजी बना ली है, अब आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए, इसे प्रोसीजर कहते हैं। रूल्स स्पेल आउट स्पेसिफिक एक्शन और नॉन एक्शन। रूल्स ये बता देते हैं आपको कि कोई एक्शन आपने जो लेना होगा उसके लिए आप किस हद तक उस टेरिटरी का या जो भी उस इलाके का कानून है उसके अंदर रहते हुए आप कैसे टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम्स।
जिसको हम कहते हैं कि प्रोग्राम इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ गोल्स, पॉलिसीज़, रूल्स, टास्क, प्रोसीजर, रिसोर्सेज, स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड स्पेसिफिक पर्पस। ये एक पूरे का पूरा प्रोग्राम होता है जिस पे ऊपर जो कुछ मैंने बयान किया वो तमाम चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अब जब उन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करके आप उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये वो चीज़ होती है कि जो प्रोग्राम कहलाती है कि जनाब ये प्रोग्राम है जिसके तहत हमने फर्दर आगे चलना है। उसके बाद इसमें 8वीं और सबसे आखिरी चीज़ है जो है बजट। यानी जब भी ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी फ़ेल हो जाती हैं जब तक आपके पास न्यूमेरिकली फाइनेंशियल डाटा मौजूद नहीं होता कि आपके पास कितना बजट है, आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस का जो कैलकुलेशन है वो क्या है। यानी बजट प्रिपेयर करना जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अब हम अगली हेडिंग की तरफ जाएंगे जो प्रोसेस है, यानी प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। प्लानिंग प्रोसेस में जनाब टोटल 8 हेडिंग्स आएंगी। पहली चीज़ है नीड फॉर प्लानिंग, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि प्लान क्यों बनाया जा रहा है और आपने कौन सा आपका मोटिव क्या है जिसके तहत आप प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप बताते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अचीव करेंगे। गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या फ़र्क होता है? गोल और ऑब्जेक्टिव में यही फ़र्क होता है कि गोल जो है वो आपका एक लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन होती है, ऑब्जेक्टिव्स जो है ये शॉर्ट टर्म स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप स्टेप बाय स्टेप चलते हुए उन गोल्स तक पहुंचते हैं। सो ऑब्जेक्टिव डिटरमिन किया जाता है। थर्ड नंबर पे फोरकास्टिंग द फ्यूचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रैशनल प्लानिंग होती है और जो आप कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क का एक कंसेप्ट है, वो इसी वजह से है कि आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं कि जनाब अगर हम इसी तरीके से फर्दर मूव करते रहे तो फ्यूचर क्या होगा, अगर हम इस किस्म की चेंज लेके आएंगे तो क्या होगा, अगर हम ऐसा प्लान बना लेंगे तो क्या। ये जो फ्यूचर होता है मुख्तलिफ़ किस्म की डायमेंशंस होती हैं, इनको आप पहले से कैलकुलेट करते हैं। चौथे नंबर पे आता है जनाब के डिटर्मिनिंग अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे आप ये देखते हैं कि एक प्लान तो आपके पास मौजूद है, इसका अल्टरनेटिव क्या है। जैसे हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पढ़ते हैं कि अगर एक प्लान फेल हो गया तो क्या किया जाएगा, अगर दूसरा फेल हो गया तो क्या किया जाएगा। तो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव होने चाहिए। नंबर 5 एवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आप अब उनकी एवेल्यूएशन करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि पहला प्लान जो है उसमें क्या खामी है, क्या खूबी है, दूसरे प्लान में क्या खामी और क्या खूबी है, फिर उनको आप एवेल्यूएट करते हैं प्रॉपरली। छठे नंबर पे क्या होता है कॉज ऑफ एक्शन। अब आपने डिसाइड कर लिया कि इन प्लान्स में से कौन सा प्लान ज़्यादा बेहतर है और उसको हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो ये हो गया कॉज ऑफ एक्शन। 7वें नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। नाउ दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इससे जो पहले था वो तो सारा थॉट प्रोसेस था, आप सोच रहे थे, प्लानिंग स्टेज में थे। ये चीज़ अब प्रैक्टिकल करने का टाइम है कि अब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो प्लान चलेगा। और 8वें नंबर पे रिवाइजिंग द प्लान है, ये लाजमी होता है। याद रखिएगा, जब आप बेशक जितने भी आप इंटेलिजेंट हो, आप पूरी तरीके से एक चीज़ को सोचते हैं, मैपिंग करते हैं, उसके बाद आप प्लान बनाते हैं, उसके बाद आप उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली कोई ना कोई चीज़ लाजमी ऐसी सामने आती है जो पहले आपको नहीं पता होती। यानी अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से या इंटेलिजेंस की हेल्प से आप एक ख़ास हद तक चीज़ों को देख सकते हैं। इन डेप्थ आपके सामने वो चीज़ उस वक्त आती है जब आपको ये पता चलता है कि आपने प्रैक्टिकली किया तो क्या क्या चीज़ें आपने फेस की। सो 8 स्टेप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप प्लान को रिवाइज करते हैं। तो ये है जनाब प्लानिंग का एक जनरल कंसेप्ट है। प्लानिंग के ऊपर आमतौर पे शॉर्ट नोट की फॉर्म में सवाल बनता है कि प्लानिंग क्या होती है जी, उसको आप डिफाइन कर दें, या उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर प्रोसीजर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। जनरली ये चीज़ें आ जाती हैं, या ऑब्जेक्टिव्स में भी इसके हवाले से काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाता है। तो ये जनाब आज का हमारा लेक्चर था प्लानिंग के हवाले से। इंशाल्लाह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स जो आज से हमने स्टार्ट कर दिए हैं ये इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे जारी रहेंगे। किसी किस्म का भी सवाल आप किसी भी टाइम पूछना चाहें तो ये मेरे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं इनके ज़रिए पूछा जा सकता है। व्हाट्सएप के जो हमारे ग्रुप्स हैं या हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।